So, hello aspirants, welcome to इंजीनियर की पाठशाला चैनल एंड आई वेलकम यू ऑल. सो आज हमारे साथ अभिषेक सर हैं एंड ही इज वर्किंग एज टाटा कंसल्टेंसी इंजीनियर एट अ पोजीशन ऑफ इंजीनियर ट्रेनिंग. गेट एकेडमी का अब तक जो इनके अंदर इनके ऊपर सहयोग रहा है वो बहुत अभूतपूर्ण रहा है. एंड हम दोनों बहुत अच्छे मित्र हैं आपस में. एंड ये ये भी हमारे साथ के पास आउट हैं और बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, ये है ना, हर एक क्षेत्र में. सो आज हम इनकी जर्नी से इंस्पायर होंगे कि कैसे इन्होंने इस मुकाम तक पहुंचे. एक वेल सेटल्ड एक प्राइवेट सेक्टर में काफी अच्छे एक रेनोड सेक्टर में है ये, और एक काफी अच्छा डिजाइनिंग फर्म में है ये. एंड ही हैज मैं इनके जर्नी के बारे में बता दूं कि इन्होंने बीटेक किया है फ्रॉम जीएल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट ग्रेटर नोएडा से. उसके बाद इन्होंने एमटेक करी है एनआईटी जमशेदपुर से इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग. एंड उसके बाद ही गॉट प्लेस्ड इनटू टाटा कंसल्टेंसी इंजीनियर्स एंड वहां पे अभी ये सेवा दे रहे हैं. एंड ही इज एस्पायरिंग टू बिकम, लेट्स सी व्हाट ही हैज टू आंसर इट. सो हेलो अभिषेक सर, कैसे हैं आप? हेलो. Morning, Yeshu. हाँ. I'm good. So after we are meeting after a long time, I think so. But yes, थोड़ी थोड़ी Meeting यादें तो हैं ही after आपसे. more than one या month. या सो अभिषेक, हमारे साथ बच्चे हैं जो आपसे गाइडेंस लेना चाहेंगे. दे आर बेसिकली बीटेक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स. कुछ लोग डिप्लोमा कर रहे हैं एंड दे आर उनको लैटरल एंट्री करके बीटेक में एडमिशन लेना होगा. एंड दे मस्ट बी एस्पायरिंग फॉर गेट, है ना, गेट वगैरह के लिए, गेट एग्जाम के जर्नी के थ्रू अपना करियर को अपलिफ्ट कराने के बारे में सोच रहे होंगे. सो अभिषेक, बिफोर गोइंग इनटू दैट, प्लीज मेंशन योर बैकग्राउंड. कहाँ से आते हैं आप, अपने बारे में बताएं. तो मैं बेसिकली बिहार से आता हूँ, बिहार के कोपरगंज डिस्ट्रिक्ट से। और मेरी जहाँ तक पढ़ाई की बात है तो ये मैं जीएल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट ग्रेटर नोएडा से किया हूँ। और उसके बाद मैंने मास्टर्स करी एनआईटी जमशेदपुर से। अच्छा. और वो मैंने स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में किया, जहाँ से उसके बाद मेरी प्लेसमेंट हो गई टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स लिमिटेड में, जिसमें मैं अभी वहाँ पे इंजीनियर ट्रेनिंग के पोस्ट पे हूँ। ओके ओके ओके. तो मैं धीरे धीरे चलता हूँ, एक एक स्टेप बाय स्टेप पे जाता हूँ. सो स्टार्टिंग फ्रॉम योर गेट जर्नी, जैसे कि आपने जेल बजाज में एडमिशन ले लिया. सो आपके साथ ऐसा क्या हुआ कि आपको लगा कि आपको गेट की तैयारी करनी चाहिए? इसलिए पहले उतना सोचा नहीं था कि मुझे करना है ये। हम्म. बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये समझ में आया कि अगर सिविल में अगर अच्छा करना है तो उसके लिए आपको किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से एमटेक वगैरह करना चाहिए। और वो भी मेनली मैंने स्ट्रक्चरल में इसलिए किया क्योंकि स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में जॉब्स आपको इजीली मिल जाते हैं। अच्छा, इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है. नहीं, हाँ, इसमें हम ढेर बेसिकली सारी थोड़ा सा, अभिषेक, आप थोड़ा सा पास जा रहे हैं. मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपने बीटेक के दिनों में गेट की तैयारी के कैसे जाना कि गेट क्या होता है, आपने उसमें क्या क्या चीजें की. आप स्टार्टिंग ये आपने आपने गेट की प्रिपरेशन अपने कौन सी ईयर में स्टार्ट किया? गेट गेट की प्रिपरेशन मैंने वही 4th ईयर में जब था तब मुझे पता चला कि गेट मुझे करना चाहिए। हम्म. वन ऑफ माय फ्रेंड सजेस्ट मी कि इसको देखो। और वहाँ से मैंने इसको देखना शुरू किया कि हाँ मुझे गेट करना है। तो उसके बाद मैंने प्रिपरेशन सेल्फ स्टडी से ही स्टार्ट किया। फिर मैंने कुछ लेक्चर्स गेट एकेडमी पे देखे थे, मुकेश सर के, जो एसओएम पढ़ाते थे उस टाइम पे। अच्छा अच्छा. और उनके कुछ फ्लूइड मैकेनिक्स के लेक्चर्स भी मैंने देखे थे, दे वर वेरी गुड। हाँ, विष्णु गोपाल सर का था. वेणुगोपाल हाँ, सर. जी. वेणुगोपाल शर्मा, यस सर। वेणुगोपाल सर का. सो वेणुगोपाल शर्मा एंड मुकेश शर्मा सर, ही taught us fluid mechanics. Their lecture of fluid mechanics were सो absolutely. तो आपने, अगर आप 8वें सेमेस्टर में गेट दे रहे थे, सो आपने स्टार्ट कर दिया था उसको शायद थर्ड ईयर के एंड से, जहां तक मुझे याद है. एक सेम के बाद से स्टार्ट तो किया था। मैं स्टूडेंट्स को बता दूं, ही वाज हाईली फोकस्ड फॉर गेट एंड इंजीनियर टू क्लियर गेट एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन. एंड इन्होंने गेट दिया एंड उसके बाद बहुत ज्यादा फोकस रहते थे. कॉलेज से आने के बाद तुरंत ये पढ़ाई में लग जाते थे. मुझे याद है, मैंने इनकी जर्नी सुनता था मैं तो. कॉलेज से आने के बाद ये तुरंत पढ़ाई में लग जाते थे. जो भी खाली टाइम बचता था, या तो ये खाते थे, या तो ये खाना था इनका, या सोना था, या पढ़ना था.
तो इसके सिवा और कुछ नहीं था, ठीक है। और भी कई सारी चीजें थी जो इनका जो बलिदान है आज इनको यहाँ तक पहुंचाया, क्योंकि इनको पता था कि सिविल में आप ज्यादा स्कोप, अगर एक कॉलेज से आते हो, प्राइवेट सेक्टर कॉलेज से, तो वहाँ साइट इंजीनियर वगैरह का स्कोप था। और जो बीटेक इनका जो पास आउट था वो कोविड ईयर के दौरान हुआ था। सो वहां पे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज थी नहीं, तो इनके दो ही ऑप्शन बच गए थे उस समय बीटेक होल्डर्स के पास, या तो गेट दें या इंजीनियरिंग सर्विसेज दें। इंजीनियरिंग सर्विसेज में उस समय रेलवे का प्राइवेटाइजेशन, स्ट्रक्चराइजेशन होने की वजह से रेलवे ईएससी की सीट घट गई थी। एम आई राइट अभिषेक सर? हाँ, यही बात है। मतलब उस टाइम पे जब ईएससी की सीट्स कम हो गई थी तो थोड़ा ये डिस्करेजिंग मोमेंट था, जिस वजह से मैंने ईएससी की प्रिपरेशन को स्टॉप कर दिया था। और उसके बाद मैं दूसरे जो भी एवेन्यूज है उनको सर्च करने लगा था। तो उस पीरियड में मैं गेट को दिया और कोविड टाइम में ही घर से प्रिपेयर करके गेट दिया और मैंने उसमें अच्छे स्कोर किए। फिर इवन आई वाज गेटिंग IITs also, but I choose to go with NIT Jamshedpur बिकॉज because आपके घर से it क्लोज is था ये, close बिकॉज to आपकी me. कुछ Yes, रिस्पॉन्सिबिलिटीज it's थी close तो। to me. A culture is similar, Bihar and Jharkhand. That's why I chose to be in NIT Jamshedpur. सो जब आपने टेस्ट सीरीज वगैरह तो आप देते रहे होंगे रेगुलर, क्या मार्क्स आते थे आपके टेस्ट सीरीज में? प्लीज स्टार्टिंग से बताते जाएं। आई हैव मैं जब आपके रूम में जाता था तो आपको एक टेस्ट सीरीज का पूरा एक चार्ट बना के रखते थे ना स्टूडेंट्स, ध्यान रखिए। जब मैं इनके रूम में जाता था तो पूरा एक टेस्ट सीरीज का पूरा एक पेज बना रहता था, उनकी एक डाउट कॉपी रहती थी कैसे कैसे करना था। तो स्टार्टिंग फ्रॉम ये मार्क्स लाते थे 30, 25 से फिर 30, एक हफ्ते के बाद 35, 40, ऐसे ऐसे करके इन्होंने एनहेंस करते गए। सो इनका फिर आपका फाइनल स्कोर के आसपास कितने में आपका एमटेक सेलेक्ट हो गए थे आप? क्योंकि जहाँ स्ट्रक्चरल तक जो ब्रांच होती है, मैं कुछ बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स को, कि जो स्ट्रक्चरल जो ब्रांच होती है वो काफी टॉप टॉप मोस्ट ट्रेड होती है ना, सिविल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियर कहीं कहीं है कि ये नीचे होती है किसी किसी आईआईटी में, बट स्ट्रक्चरल मोस्टली वो टॉप ट्रेड में होती है। तो वहां पे उसमें क्या होता है, स्ट्रक्चरल में आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा होती हैं एज कम्पेयर टू वाटर रिसोर्स एंड दिस, जो भी आप कह लो। बट स्ट्रक्चर में जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होती हैं, सो दैट्स व्हाई ही चूज स्ट्रक्चर। एम आई राइट अभिषेक सर? yes sir. सो एक्चुअली स्ट्रक्चर लेने के पीछे का वजह यही था कि देखा था कि स्ट्रक्चर में ढेर सारी कंपनीज हैं जो कि लाइक जितनी भी कंपनीज हैं जो कि 5 days वर्किंग हैं, अच्छा। वो मोस्टली स्ट्रक्चर वाली ही हैं जो कि किसी न किसी सॉफ्टवेयर पे काम करती हैं, जैसे स्टैट प्रो हो गया। अलग अलग सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे इन मोस्ट ऑफ द part of India, the StatPro they are using widely in design of buildings. राइट राइट राइट। तो ये था कि इसमें 5 days वर्किंग मिल जाती है, तो 2 days का आपको वीक में हॉलिडे मिल जाता है। तो वहाँ से एक वर्क लाइफ बैलेंस भी रहता है। और और काम मैं सर अगर कैसा बात है, करूँ क्या काम आपका सर कैसा है, टीसी हेक्टिक है, कैसा है, क्या आप काम करते हैं, क्या वो फल रहता है? अगर मैं टीसी में अपने वर्क की बात करूँ तो यहाँ पे 5 days का वर्किंग है कंपनी में। तो एक तो वर्क लाइफ बैलेंस है आपका इस कंपनी में, आप आराम से यू हैव गुड टाइम कि आप वर्क भी कर सकते हो, एट द सेम टाइम आप ऑफिस में एंजॉय भी कर सकते हो, बैडमिंटन खेल सकते हो, अदर बैडमिंटन, स्पोर्ट्स जो भी हैं, बैडमिंटन वगैरह ये सारे स्पोर्ट फैसिलिटीज हैं। बैडमिंटन, कैरम, टेबल टेनिस, जो भी इंडोर गेम्स हैं यू कैन प्ले देयर। ओके तो ओके। यहाँ पे ये बेनिफिट है कि आप मतलब ये नहीं फील होगा आपको कि हाँ आप आके बंद गए हैं कंपनी में, आपको लगेगा कि हाँ ठीक है, एक मतलब अच्छा ऐसे स्कोप आपके वो पास वाली, है कि मतलब ऐसा लेमैन टाइप तो नहीं लेगा, आप एक प्रतिष्ठित कंपनी में काम कर रहे हैं और अभी आप जमशेदपुर में, राइट? सो वहाँ यस मैं वहाँ का जो रतन टाटा सर का जो माहौल बनाया वो देखने योग्य है। तो बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। सो अभिषेक सर इज वर्किंग एन टीसी एंड आप सीखिए इनसे कि कैसे इन्होंने एमटेक किया और क्या क्या चीजें इन्होंने किया है। और इसके साथ हम जानेंगे कि अभिषेक सर की कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस दे दें आप गेट के बच्चों को कि कैसे उनको प्रिपरेशन करनी चाहिए। कि गेट गेट और आपने बोला था कि गेट और पॉलिटेक्निक वाले भी बच्चे जो देखते हैं ये वीडियोस को, राइट राइट। जो कि
आप मतलब उनको बीटेक में जाना होता है, तो इन दोनों लोगों की स्पेशली अगर मैं बात करूँ जो गेट दे के एमटेक करना चाहते हैं, उनके लिए मेरी यही सुझाव होगी कि आप सिविल इंजीनियरिंग को काफ़ी फ़ोकस करें इनको सीखने में। मेनली वो सब्जेक्ट्स जो कि सॉइल मैकेनिक्स हो गया, जिसे जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग भी बोलते हैं लोग, सॉइल मैकेनिक्स प्लस फाउंडेशन को ऐड करके। प्लस में आपके जो सब्जेक्ट हो गए एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग जो इस टाइप के जो कि थोड़े थ्योरेटिकल टाइप के हैं, राइट। यहाँ से स्कोर आप ज़्यादा कर सकते हो। और यहाँ पे क्या है कि सिलेबस कम है और आउटपुट ज़्यादा है यहाँ पे। इनपुट टू आउटपुट रेशियो इन सब्जेक्ट्स में ज़्यादा है। Unlike other subjects like structure analysis, RCC, steel structure, they are very big and very vast subjects. ओके। But it is हमें not मतलब that much हमें सर productive like मतलब these subjects. पर्टिकुलरली हर एक सेक्टर का स्कोरिंग देखना पड़ेगा कि जियोटेक का कितना है। कुछ मेजर सब्जेक्ट्स हैं, 4-5 सब्जेक्ट्स हैं, तो उनका स्टोरेज देखना पड़ेगा, क्या वेटेज रखते हैं, तो वैसे ही कंसिक्वेंटली तैयारी करनी पड़ेगी हमारी। और एट द सेम टाइम हमें ये भी देखना है कि किसी भी एक सब्जेक्ट को हमको मिस नहीं करना है, अच्छा। क्योंकि जो वहाँ के इजी क्वेश्चंस हैं वो हमको करना ही करना है। अगर हम एक किसी सब्जेक्ट को फुली स्किप कर देते हैं तो वहाँ के जो इजी क्वेश्चन है वो हमसे नहीं बनेंगे। राइट, राइट। किसी भी की अगर आप बात करें तो वहाँ पे कुछ टॉपिक्स होते हैं जो कि थोड़े डिफिकल्ट लेवल के होते हैं, कुछ थोड़े ईज़ी लेवल के होते हैं, कुछ मॉडरेट के होते हैं। तो अगर जो जिस सब्जेक्ट से ज़्यादा मार्क्स के भी क्वेश्चन्स आ रहे हैं, अगर उसके भी जो डिफिकल्ट लेवल के जो क्वेश्चन्स होंगे ना, वो आपको डिफिकल्ट होगा वहाँ पे मार्क्स उठाना। तो हम्म। हमको ये करना है कि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग सारे सब्जेक्ट्स की होनी चाहिए, जिसमें कि हमारा जो ईज़ी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, ये हमसे बन जाए सारे सब्जेक्ट का। क्योंकि डिफिकल्ट लेवल बनाने पे ही रैंक आती है, बट लेकिन आपको एक डिसेंट मार्क्स ईज़ी टू मॉडरेट लेवल तक की प्रिपरेशन पे आ जाती है। आपको राइट, कोशिश राइट। करना होगा कि अच्छा अभिषेक सर, सारे ओके ओके, कमिंग टू एटलीस्ट दिस, एक बात बताइए, जैसे कि अगर कोई बच्चा है, कोई अगर वो चाह रहा है कि मैं एमटेक के साथ प्रिपरेशन कर सकता हूँ, तो क्या वो एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम आपके एनआईटी में मिलता है? कि जैसे कि अगर आप तैयारी करना चाहें अदर एग्जाम्स की, जैसे सिविल सर्विसेज हो गया, सम वांट टू प्रिपेयर फॉर इंजीनियरिंग सर्विसेज एंड सम वांट टू प्रिपेयर फॉर अदर एई एंड जेई एग्जामिनेशन, सो आपको क्या एनआईटीज में टाइम मिलता है पर्याप्त इन सब चीजों की तैयारी करने के लिए? क्या कहना चाहेंगे आप? ये एक काफ़ी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसका कोई एक आंसर नहीं है। अगर ये डिपेंड करेगा आपके पे, व्हाट इज़ योर प्रायोरिटीज़। अगर आपकी प्रायोरिटी यही है कि आपको विथ एमटेक आपको प्रिपेयर करना है साथ में, तो आराम से होता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं मुझे यहाँ भी एक्सेल करना है, मुझे वहाँ भी एक्सेल करना है, तो 2-3 जगह एक साथ आप एक्सेल नहीं कर सकते हैं। आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि आपको सिविल सर्विसेज का करना है या फिर इंजीनियरिंग सर्विसेज का करना है या फिर अदर एई या जेईई के करने हैं, तो उसके लिए आपको अपने ग्रेड्स को थोड़ा-सा सैक्रिफाई करना पड़ेगा। मतलब अगर फॉर आप श्योर आप फोकस कहीं और दोगे तो ग्रेड्स कंसिक्वेंटली प्रोफेसर्स आप पे विजिलेंस रखते हैं एंड पता रहता है कि सबको कि ये बंदा क्या कर रहा है, एंड अल्टीमेटली दे विल कट योर ग्रेड। बट आई डोंट थिंक कि प्लेसमेंट में उतना ये सब सिनेरियोज कवर होते हैं। हुँ, प्लेसमेंट इज़ टोटली डिफरेंट थिंग। प्लेसमेंट्स में आपके नॉलेज चेक होते हैं। प्लेसमेंट में ग्रेड्स का बहुत ज़्यादा हाँ, कुछ कंपनीज़ हैं जिनके जो हाई ग्रेड्स डिमांड करते हैं। जैसे कि कुछ कंपनी है जो 8 लाख एंड 10 लाख प्लस एलपीए ऑफर करते हैं। वो वो बोलते हैं कि हमको 8 सीजीपीए थ्रू आउट चाहिए आपके पूरे एकेडमिक्स में। सो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बट वो भी बन जाता है। अगर एमटेक वगैरह बीटेक वगैरह में इस थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। एमटेक वगैरह में एनआईटीज़ में वो अच्छे ग्रेड्स दे देते हैं। उनको पता है कि अगर कंपनी आ रही है, अगर 8 सीजीपीए का क्राइटेरिया लगा दिया तो फिर अगर बच्चा ही नहीं बैठेगा तो प्लेस्ड कहाँ से होगा? और कंपनी राइट, की राइट। कॉलेज की रेपुटेशन भी प्लेसमेंट से डायरेक्टली रिलेटेड होती है। तो वो लोग एक डिसेंट आपको मार्क्स दे देंगे। अच्छा। वो ठीक। आपको टॉप नहीं कराएँगे, बट वो आपको उस पोज़ीशन पे लाके रख देंगे जहाँ से आप फाइट कर सकते हैं प्लेसमेंट्स के लिए। ओके ओके, प्लीज वेट अ मिनट सर। ओके, आफ्टर दिस आई वुड लाइक टू आस्क दैट आपके पास जो स्टाइपेंड मिलता था, क्या वो कितना स्टाइपेंड मिलता था और कैसे कैसे वो स्टाइपेंड की क्या क्या उसमें रहती थी चीजें? आप पूछ रहे हैं कि कितना स्टाइपेंड मिलता है, तो स्टाइपेंड मिलता है आपका
पर मंथ आपको 12,400 रुपीज और 12,400। 400 रुपीज पर मंथ। ओके। और ये आपको रफली 22 से 23 मंथ ही मिलता है। ओके, इन 22 से बिटवीन 22 23। to 23 तो मंथ्स। तो ये एक सभी। मंथ्स नहीं मिलता है बिकॉज आपका पहले खत्म हो जाएगा। आप कहीं भी एडमिशन लोगे तो वो स्टार्ट होता है मोस्टली अगस्त में। कुछ अगस्त में 15, जैसे एनआईटी जमशेदपुर में 16 अगस्त को स्टार्ट होता है इनका। ओके। और ये खत्म हो जाता है इनका जून में जाके, कुछ 5-15 जून के पहले। वो यू विल गेट आई थिंक 22 मंथ्स ओके। स्टाइपेंड ओनली। इससे ज़्यादा नहीं मिलता है। दूसरे बिग कॉलेजेस में आप एनआईटीज़ वगैरह में देखोगे तो वहाँ पे भी सेम सीन है। जो थोड़ा पहले स्टार्ट होता है जिनका, उनका थोड़ा पहले एंड हो जाता है। जैसे एनआईटी पटना की बात करें तो वहाँ पे वो लगभग 30 मई के आसपास में उनका खत्म हो जाता है। वो थोड़ा पहले स्टार्ट करते हैं। एनआईटी जमशेदपुर में 16 है, वहाँ पे कुछ 4-5 दिन पहले का है। तो कुछ इतने ही दिन के स्टाइपेंड आपको मिलते हैं। और स्टाइपेंड की बात करें तो ये मतलब पहले 2-3 मंथ बाद आता है। जो पहला स्टाइपेंड आपको आएगा वो ऐसा नहीं है कि अगस्त में आपने एडमिशन लिया आपको सितंबर में क्रेडिट हो गया। वो पैसा समय लगता है। वो आफ्टर 2 मंथ्स बाद ही आता है कहने का मोस्टली। मतलब ये है कि आपको स्टाइपेंड रेगुलर मिलती है 12,400। एंड आप उसमें जो है अपनी रोजी रोटी मतलब जो भी है आप उसमें अच्छे से जीवन यापन कर सकते हैं 2 साल के लिए। आपको अपने माँ बाप के ऊपर आश्रित होने की भी आवश्यकता नहीं होती। राइट राइट अभिषेक सर। अब एक्चुअली क्या है कि जो आजकल एनआईटीज वगैरह, मेनली एनआईटीज की बात, अगर आईआईटीज की बात करें वहाँ तो ये सफिशियंट होता है। बट एनआईटीज की बात करें तो वहाँ कुछ कम पड़ जाता है। तो आपको वो जो डेफिसिट है वो तो घर से लेना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप मैनेज करने वाले हैं बंदे तो आपसे आराम से मैनेज मतलब हो आपको जाएगा। ज्यादा एक्सपेंस नहीं आउट करना होगा, बट दैट मच मनी हाँ, सफिशिएंट कुछ फॉर। हमें अपने एक्सपेंसेस को सोच समझ के करना पड़ेगा। दैट्स ऑल। राइट राइट राइट। और और अभिषेक सर। अगर जी। एक मिनट, हाँ। अगर आपको हॉस्टल अलॉट कर रहा है तो फिर बहुत इजी हो जाता है वहाँ पे, क्योंकि हॉस्टल में आप रहोगे वहाँ पे फुल टाइम खाना मिलेगा। वो हॉस्टल वगैरह के फूड भी काफी अच्छे होते हैं। 90s वगैरह में आप देखोगे खाओगे, वो डिसेंट रहता है खाना। आपका ज्यादा पैसे नहीं खर्च होते हैं अगर आप हॉस्टल वगैरह में रह रहे हो या फिर वहाँ के फूड ले रहे हो तो इजीली आप कर सकते हो मैनेज करने राइट वाले राइट हो। राइट। सो कमिंग टू दिस अभिषेक सर, आप ये बताइए कि जैसे कि आपके कंपनी में और कॉलेज में कौन कौन सी कंपनीज आती थी? अगर मैं बात करूँ एनआईटी जमशेदपुर की तो यहाँ पे जो कंपनीज आती हैं तो एक एलएनटी आती है जो कि 2 बार आती है। एक अच्छा। बार आपका वो नवंबर वगैरह के टाइम पे आती है, फिर उधर एक बार अप्रैल वगैरह में आती है। अच्छा। फिर ये पीली वाली जो है कंपनी टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स लिमिटेड, ये भी आती है 2 बार। एक बार दिसंबर वगैरह में, नवंबर-दिसंबर में आती है, फिर एक बार आपको अप्रैल मई में आए अप्रैल वगैरह में आएगी। फिर ए, एक बी&एस करके कंपनी है जो कि डिजाइनिंग की कंपनी है, वो आती है। ढेर सारी कंपनीज आपको ये, जैसे फिजिक्स वाला हो गया, एलन हो गया, एलन क्लासेस, बहुत सारी आपको टीचिंग वाली जो भी अनअकैडमी हो गया, ये सारी कंपनीज विजिट करती हैं। तो अगर आपका अगर ये गोल है कि आपको जॉब में ना जाके टीचिंग लाइन में जाना है तो उसके लिए भी आपके पास एम्पल अपॉर्चुनिटी है। कहीं भी अच्छे प्लेस हो सकते हो वहाँ पे। बहुत सारी ऐसी फ़ाइनेंस वाली भी कंपनीज़ आती हैं, जैसे कि बैंकिंग वगैरह वाली। ओके ओके ओके। सो जैसे कि फॉर कुल एग्ज़ाम्पल मिला के संदेश ये जा रहा है कि अगर आपके पास आपके कॉलेज से अगर आपको केवल एक बीटेक डिग्री नहीं चाहिए एंड यू वांट टू डू पीजी एंड आपको एमटेक करना है और एक काफी बहुप्रतिष्ठित और इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस से अगर आप एमटेक करते हो तो आपके पास एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज रहती है। एंड जो जो अपॉर्चुनिटी बीटेक के बाद रहती है वो एमटेक के बाद दुगनी हो जाती है। सो कहने का मतलब यही है स्टूडेंट्स कि गेट इज काइंड ऑफ अ गेटवे फॉर इंजीनियर्स। आपके सामने अपॉर्चुनिटीज खुल जाती हैं। आप या तो पीजी कर सकते हैं आगे जाकर, और पीजी में जाके भी आप अच्छा कर सकते हैं। जैसे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में इंजीनियर्स में सॉरी, वहां पर अभिषेक सर जैसे इंजीनियर ट्रेनिंग है एंड इज वर्किंग वेरी गुड एंड वेरी नाइसली।
एंड वो सारी चीज़ों के बाद हिज अभिषेक, आप क्या-क्या काम करते हैं? क्या-क्या आपका फील्ड ऑफ वर्क रहता है वहाँ पे? किस तरह का काम करते हैं आप? देखिए, जैसे अभी तो पहली बात तो मैं बीटेक वालों को बता दूं, जो लोग 3 ईयर से बीटेक कर रहे हैं, जिनको 18,000 20,000 रुपए सैलरी मिल रही है, तो वहाँ ये सिनेरियो नहीं है। यहाँ पे आपको डिजाइनिंग पर करना पड़ता है, और डिजाइनिंग में पैसे आते हैं। ठीक है, डिजाइनिंग में आप, डिजाइनिंग सेक्टर ऐसा है जिसमें आप पैसे कमा सकते हो बहुत अच्छे कंफर्ट लेवल पर। आपको मजदूरी नहीं करनी है, आपके सामने आप ऑफिस एकदम एसी जैसे ऑफिस में बैठोगे, और आप हमेशा मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहोगे। ये क्लोज टू आईटी सेक्टर की जैसा ही अनुभव आपको देता है, एंड इट्स अ गुड वे टू लीड योर जॉब एंड लीड योर लाइफ। सो अभिषेक, ये बताइए, आप कौन कौन से काम आप करते थे, कम कम काम अभी कर रहे हैं अपने अपने ऑफिस में? क्या क्या चीजें आप डिजाइन कर रहे हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर पे आप काम कर रहे हैं, और क्या आप आगे सोच रहे हैं, आप क्या कर रहे अभी जैसे बात करा जाए कि ऑफिस में मेरा क्या वर्क है या फिर क्या ऑफिस क्या कंपनी वर्क करती है, तो कंपनी की अगर बात करें तो टीसी क्या करती है कि जो भी अभी तो मेनली ज़्यादा इनका वर्क है वो स्टील स्ट्रक्चर पे ही लेते हैं ये लोग। ज़्यादातर अभी जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल टाटा स्टील है हमारा पास में, यहाँ पे जमशेदपुर ऑफिस है। फिर अलग-अलग भी जो भी मीन इनको टाटा के प्रोजेक्ट्स थोड़े ईज़िली मिल जाते हैं। ये भी हैं? प्रोसेस बिडिंग के ही थ्रू टाटा जाता है। के पास तो काम इतना है कि आप उसके पास कभी काम कभी खत्म नहीं होना है। बाकी सब अगर आप छोटी मोटी कंपनीज पे जाओ, जैसे कि आप पाली वगैरह हो गए ग्रेटर नोएडा में, तो ये सब तो बहुत लिमिटेड है, इन सब का तो कोई कंपैरिजन नहीं है टाटा की तुलना में। बट जो टाटा के पास काम है वो एवर एंडिंग है, क्योंकि ये पूरे देश विदेश से ये काम आते हैं, पूरा देश विदेश का ये प्रोजेक्ट हैंडल करती है। सो अभिषेक, आपने कौन कौन से सॉफ्टवेयर सीखे हैं? आपने तो कौन कौन अभी कौन से स्किल्स पे आप काम आप बेसिकली कर रहे हैं काम? मैं बात करना चाहूँगा आपसे कि हमारे यहाँ प्रोजेक्ट जो कहाँ से आते हैं, तो कई काफ़ी जैसे इंडिया में भी टाटा के जो भी हैं, जैसे टाटा स्टील जमशेदपुर हो गया या फिर कलिंगानगर ऑफिस है, ऐसे टाटा के बहुत सारे हैं स्टील वाले। तो ये इंडिया है और बाहर में भी है हमारे जो क्लाइंट्स हैं, जैसे टाटा स्टील यूके है, वहाँ से भी हमको प्रोजेक्ट्स आते हैं। आपका हिंडाल्को है, वहाँ से भी प्रोजेक्ट्स आते हैं। सैबिक है एक जो साउदी अरेबिया में है, उसका भी प्रोजेक्ट हमको मिलता है करने के लिए। तो ऐसे टाटा ऐसे टीसीबी का जो है, इसमें आपको अच्छा खासा अपॉर्च्युनिटी है बाहर भी जाने का। राइट। वो लोग आपको यूके भेज देते हैं यूके और मींस यूनाइटेड सऊदी किंगडम। अरेबिया भी, हाँ, यूनाइटेड किंगडम। तो यहाँ पे अच्छा अपॉर्च्युनिटी। अब बात आती है कि कौन से सॉफ्टवेयर वगैरह पे हम लोग काम करते हैं। तो जैसे टीसी में है वर्क है वो 2 लेवल का है। एक तो आपका डिज़ाइनिंग का वर्क है, जिसको डिज़ाइनर बोलते हैं, जो कि ड्राफ्टमैन वगैरह होते हैं। वो क्या करते हैं, वो हम उनको बताते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या है, उस बेसिस से वो ऑटोकैड में डिज़ाइन करके हमको दे देते हैं और उसको कंपनी में बोलते हैं एडीसी, एक्सेलरेटेड डिलीवरी सेंटर। ओके। तो ये क्या करता है, इनका इसमें जो बंदे जस्ट डिप्लोमा करके आते हैं, वो उनको हायर करते हैं और वो उनसे ड्राफ्टिंग वगैरह वाला काम कराते हैं। वो ड्राफ्टिंग का काम करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, डिज़ाइनिंग का काम करते हैं। वो हम जो-जो डेटा उनको फीड करके देंगे कि ऐसे-ऐसे आपको बनाना है, वो बना के हमको दे देते हैं। और डिज़ाइनिंग का सारा काम है वो हम लोग करते हैं, जो इंजीनियरिंग ग्रेड के लोग रहते हैं। अब बात करते हैं कि कृषि में मेरा क्या अभी वर्क है। तो अभी मेरे को जॉइन किए अभी यहाँ पे टीसी में कोई ज़्यादा समय हुआ नहीं, मैं तो इंजीनियर ट्रेनी हूँ। तो यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए मतलब बहुत कम वर्क है। अब काफ़ी अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस है, इवन नॉट ट्रेनी अप टू मैनेजर लेवल, यहाँ पे एज़ कम्पेयर टू अदर कंपनीज़ वर्क काफ़ी कम है। मीन्स काफ़ी कम मीन्स कहने का मतलब काफ़ी बैलेंस लाइफ है आपकी। मतलब वर्क आप लाइफ यहाँ पे, बैलेंस है आपका, मतलब हाँ, आपका यस, ऐसा नहीं लगेगा कि आप बैलेंस धूप है। में जा रहे हैं, काम कर रहे हैं लाइक अ सिविल इंजीनियर, वैसी सारी चीजें आपके साथ धूल धक्कड़ खा रहे हैं। ठीक है, लेबर के साथ आपकी बातचीत हो रही है, मतलब उस तरीके का एक स्टैंडर्डाइजेशन मेंटेन्ड है। नहीं, राइट। वैसा नहीं है। और यहाँ पे एक एडवांटेज और भी है आपको, जैसे कि लीव्स वगैरह भी आपको बहुत ईज़िली मिल जाते हैं। ओके। लीव्स सो जैसे क्रेडिट जो हुआ आपका, स्टूडेंट्स है, जो लोग आपको अगर, जस्ट जी साइन करना है और वो अपने आप अप्रूव हो जाता है। जी जी, तो कहने का मतलब ये है कि स्टूडेंट्स, व्हेन यू गॉट एमटेक एंड यू गेट इनटू डिजाइनिंग फर्म,
तो आपके पास बहुत सारा एम्पल ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस रहता है, जिसमें आप जिसमें आप अपने कुछ भी आप दैनिक कार्य और मतलब अपने कुछ भी अगर आप आगे पढ़ाई करना चाह रहे हैं या फिर कुछ भी आप करना चाह रहे हैं तो बहुत आराम तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है। तो अभिषेक, किसी के साथ हम इस सेशन को एंड करना चाहेंगे और आगे हम कोशिश करेंगे कि अभिषेक सर के साथ और कुछ सेशंस लाएं, जिसमें और भी इंसाइट्स, डीप इंसाइट्स आपको पता चले गेट के प्रिपरेशन के बारे में, है ना। अभी तो यहाँ तक एक बेसिक और होता है कि गेट के बाद क्या अपॉर्चुनिटी है। लेकिन तो अभिषेक सर, जाते जाते आप गेट एस्पिरेंट्स को क्या बोलना चाहेंगे कि अभी गेट 2025 है तो उस पर क्या बोलना चाहेंगे? अगर बात किया जाए कि मैं 2025 के जो भी एस्पिरेंट हैं उनको मैं क्या सजेशन देना चाहूँगा, तो मैं उनको यही बोलूँगा कि आप अपने आप कोशिश करें कि सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ के जाएँ, क्योंकि अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को अवॉइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है वहीं से ईज़ी क्वेश्चन आएँ और आप वो ईज़ी क्वेश्चन्स को ही अपना उनके मार्क्स उठा पाएँ, तो फिर आपको लगेगा कि यार बहुत गलती हो गई, इसको कर लेना चाहिए था, इतना आसान मिस हो गया, गलत हो गया। तो ये ना हो, इसके लिए ज़रूरी है कि आप सारे सब्जेक्ट्स को कवर करें। और रही बात, मैं जैसे विश्वदीप जी ने मुझे बोला है कि हम आगे भी फर्दर इंटरव्यूज़ करेंगे, तो मैं इनको बोलूँगा कि आफ्टर बीटेक का हम रखेंगे कि कैसे लोगों को गाइड करना है, कैसे क्या-क्या अपॉर्च्युनिटी हैं, और जॉब वगैरह का भी हम कर सकते हैं कभी कि किन-किन एरियाज़ में हम लोग बच्चों को बता सकते हैं कि क्या-क्या स्किल्स आपको डेवलप करना चाहिए ताकि आप प्राइवेट में एक्सेल कर सकें। राइट, राइट, राइट। तो ठीक है, इसी के साथ सेशन को एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपकी तैयारी अच्छी करें और आप भी अभिषेक सर जैसे अगले साल हमारे साथ इंटरव्यू करें। ठीक है अभिषेक सर, धन्यवाद। थैंक यू विश्वदीप जी।